बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो अगेन काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ, क्योंकि ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि क्योंकि मुझे लास्ट वीक में काफ़ी कॉल्स आई और यूट्यूब पर काफ़ी मैसेजेस आए, व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस आए और बाय रोड उम्रे से रिलेटेड। तो ये वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप एक मेरे दोस्त हैं बासित भाई, वो माशाल्लाह उनका एक चैनल है दुबई फूड के नाम से। तो अगर आप फूडी हैं और ख़ुद खाना बनाना चाहते हैं, मतलब कि कुकिंग का आपको शौक़ है, तो उनका चैनल को आप ज़रूर फॉलो करें। मैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और उन्होंने ख़ुद भी मुझे बना के भेजा, माशाल्लाह खाना अच्छा बनाते हैं वो। तो उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको साइड में उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा और यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर भी कर दूँगा। तो चलें कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। जो लोग मेरी वीडियो ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनके लिए मैं पूरा एक सिनेरियो बता दूं कि देखिए, मैं 2022 सितंबर 2 को उम्रे पर गया था बाय रोड अपनी फैमिली के साथ, जब सऊदीया ने ई वीज़ा स्टार्ट नहीं किया था। मेरा जो वीज़ा था वो बिज़नेस वीज़ा था, जिसके बेस पे मैंने अपनी फैमिली का वीज़ा लगवाया था और मैंने ट्रैवल किया था बाय रोड। जब जो मतलब नॉर्मल वीज़े पे आप बाय रोड नहीं जा सकते थे। तो जब मैं वहाँ गया तो फेसबुक के थ्रू मेरे काफ़ी दोस्तों ने अप्रोच किया कि किस तरीके से बाय रोड गए। तो इन द मीन वाइल सितंबर 13 या 14 को सऊदीया ने ई वीज़ा भी स्टार्ट कर दिया था। तो जब मैं ताइफ में था, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि किस तरीके से आप पास कर सकते हैं। तो माशाल्लाह उस वीडियो को हज़ारों लोगों ने देखा और माशाल्लाह काफ़ी लोग उम्रा करके गए और अभी भी मौजूद हैं। आज की जो डेट है वो है 9 फरवरी 2023। आज के दिन भी काफ़ी लोग उम्रे के लिए गए हुए हैं, जो कि मुझे वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने के बाद भी उन्होंने मैसेज किए व्हाट्सएप पर। तो ये पूरा एक सिनेरियो बनाने की रीज़न ये थी कि तो आपको पता लग जाए कि अभी भी मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ उसकी वजह क्या है। मैं इस सिलसिले में मेरे ख्याल से तकरीबन 7-8 वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से लोग थोड़ी सी वीडियो देख लेते हैं। लेकिन ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखेंगे ना, तो इंशाल्लाह जो भी सवालात हैं ना, आपको वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वो सारे सवालात आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, सो बेयर विद मी। ये आप ही लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सवालात आ रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग भी जा रहे हैं माशाल्लाह वो आसानी से जाए, कोई मसले मसाइल ना हो। और एक भाई, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, उन्होंने व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज किया मस्जिद नबी के साथ कि जी आपका सलाम पहुँचा दिया गया है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। तो बहरहाल मैं शुरू करता हूँ। एक भाई का मुझे, उनका जो यूट्यूब पर नाम है ऑल इन वन के नाम से, इनका क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आई अप्लाइड सऊदी ई वीज़ा through tourism agent, but they did not issue visa my son and showing status sent to embassy. Next, I submitted all required documents, including parents e-visa and application certificate, and they took my contact number and they told they will call if there is any issue. The next day, they called me to go to VFS service in Wafi Mall and apply visa, but again I came to know that they issue only stamp visa, not e-visa, and they have a lot of strict requirements. And in case if you get stamp visa, then you can travel only by air. However, we plan to travel by road in our car. Moreover, I asked concern who applied my son e-visa to cancel application, but he couldn't cancel the application, showing as the application under process. It cannot be edited or cancelled. As I would like to apply again through online as you mentioned. So in this scenario, if I apply again without being cancelled, will my son get visa? But how is it logical that parents got the visa but son didn't get? Really disappointing. Brother, in this case I can tell you one thing. See, I have already explained in my video that you don't need to go for any agent. You just apply it from the application or from your system like laptop or desktop. You don't need to go anywhere. But this thing happens not only with you, it happened with many of the people. They called me, and once they sorted out, alhamdulillah, they got visa. First thing, see, if you get visa through VFS, it is like a sticker visa which I got in June 2022. You can go by any means. You can go by land, you can go by air, you can go by sea. You don't need, if they are saying to you that you can go by air only, they are lying to you. But yes, they have a strict requirements. You need to submit most of the documents like your bank statement, your employment NOC, most of the things that you need to submit in VFS to get a sticker visa. The same visa I got back in June 2022 because I have partner investor visa, so they did not ask me many documents. But in your case, I suggest you one thing. VFS, actually the VFS is expensive because my visa cost was 2,500 dirham, and e-visa you can get 430 dirham. This is the answer of first question. You can go by any means if you get a sticker visa. Second thing,
It like it didn't happen with your son only. It happens with many person. Like I know some people they got visa like wife husband and some like 2 3 kids. The other kids they didn't get the visa. They have some issues in their system. Now what you have to do, you need to cancel the application. Ask the person to cancel the application. The reason, if you will wait for Saudi embassy, they will delay a lot and you will not get any call. Because I know many people they went there and still they didn't get any call, but they have cancelled their application and they reapplied again and they got the visa same time. So I suggest you one thing: you apply again, and I'm sure inshallah you will get the visa. But if you didn't get the visa, you need to visit again to Saudi embassy, because the reason they have some glitches in their website. So I suggest you one thing: apply, and I'm sure you will get the visa. And if still you are facing any kind of problem, just let me know or call me. I have given my number already. Just call me. I will try to help you out whatever I can do for you. तो भाई इसके बाद एक नया सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनका नाम है मोहम्मद नतीन। इन भाई को मैं रिप्लाई कर चुका हूँ, लेकिन ये सवाल बहुत सारे लोगों का था, इसलिए मैं यहाँ रिप्लाई कर रहा हूँ ताकि लोगों को पता चल जाए। अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग गुड। आई एम GCC resident and on my visa I have occupation computer programmer, which is not listed in list. Application programmer and database programmer are listed. So is it fine if I can choose an application programmer? Mateen bhai, I can, I tell you one thing. I received a call from Oman, one lady. She is a teacher in school in Oman, and when she applied through an agent in Dubai, actually she sent all the documents and money from Oman to UAE, and the agent in UAE, he applied her visa, and her visa occupation was teacher, but he applied as a sales manager. But she got visa and she went to Umrah by road. So you don't, it doesn't bother anything if you applied. If your occupation is not listed, you can choose similar occupation just to get the visa. अच्छा, ये मतीन भाई के दूसरा सवाल है, कंटिन्यू उनको रिप्लाई कर दिया था मैंने. फॉर वाइफ एंड किड्स ऑल्सो आई हैव टू चूज द सेम ऑक्यूपेशन एज माइन. Yes, brother, you need to select same occupation for your family, like your wife and your son. You need to apply with the same occupation. ये एक भाई है मोहम्मद आसिम खान, इन्होंने सवाल किया था, सर मैं यूएई वीज़े पे हूँ रिलेटिव्स के पास, वो प्लान कर रहे हैं बाय रोड उम्रा. ब्रदर मैं भी उनके साथ जा सकता हूँ मीन्स अगर यूएई वे. अच्छा, इनका मतलब ये कि ये यहाँ पर यूएई के अंदर विजिट वीज़े पर आए हैं और सऊदी बाय रोड उम्रे पे जाना चाह रहे हैं. देखिए भाई, आप जा बिल्कुल सकते हैं, क्योंकि आपके पास सऊदी का अगर उम्रे का वीज़ा भी है और विज़िट वीज़ा भी है तो आप यहाँ से बाय रोड ईज़िली जा सकते हैं. लेकिन जो आपको एग्ज़िट पॉइंट है वो सऊदी से आपको वहाँ पर टिकट शो करना पड़ेगा उन्हें. और मैं एक और सिनेरियो बता दूँ, यूएई से तो आप एग्ज़िट कर लेंगे, लेकिन सऊदीया वालों की कोई गारंटी नहीं है भाई कि वो आपको उस वीज़े पर एंट्री दें या ना दें. क्योंकि मैं आपको एक केस बता दूँ जो हुआ था. 4 दोस्त गए थे यूएई से, ख़ुद मुझे फ़ोन करके बताया उन्होंने, और जब बॉर्डर क्रॉस कर लिया तो सऊदीया वालों ने कहा जी, जिसमें से 2 का वीज़ा था वो थोड़ा लो कैटेगरी का था, तो उन्होंने कहा जी आप इस वीज़े पर तो प्राइवेट गाड़ी में नहीं जा सकते, आपको बाय रोड ही सफ़र करना पड़ेगा बस के ज़रिए. मतलब वो बाय रोड अपनी गाड़ी में गए थे, उन्होंने कहा बस के ज़रिए आप जाएंगे, जो कि कौन सी एक बस होती है जो वहाँ पर ट्रैवल सैपको की जो बसें होती हैं ट्रैवल करती हैं. तो ये वजह थी मेरे भाई. आप जा ज़रूर सकते हैं, लेकिन आपको जो एग्ज़िट पॉइंट है अपना सऊदी से शो करना पड़ेगा, बशर्त ये कि आप पाकिस्तान में किसी भी एजेंट से अपना उम्रे का वीज़ा अप्लाई करवा लें. इन भाई को मैं यूट्यूब पर जवाब नहीं दे सका था. अच्छा भाई, ये काशिफ भाई, इनका सवाल है, ब्रदर इफ़ आई एम टेकिंग माई फ्रेंड कार अलोन टू केस व्हाट परमिशंस डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड. अच्छा भाईजान, ये सवाल मुझसे बहुत सारे लोगों ने किया कि जी गाड़ी हमारे नाम पे नहीं है, हमारे भाई के नाम पर है या हमारे दोस्त के नाम पर है या कंपनी के नाम पर है, तो हम किस तरीके से वो गाड़ी लेके जाएं. असल में ये सिनेरियो मैंने तो फेस नहीं किया था क्योंकि मैं अपनी गाड़ी से गया था, लेकिन इसी तरह के एक हमारे दोस्त हैं सईद भाई, वो यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, उनकी मुझे कॉल आई थी, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ. अगर आपकी गाड़ी आपके नाम पे नहीं है, जिसके नाम पर है, आप उनको कहेंगे कि आप ट्रिप टिकट अप्लाई करें.
अच्छा, ये ट्रिप टिकट वाली बात इस वीडियो में कंटिन्यू रहेगी, वो आखिर में आप सुन लीजिएगा। मैं यही बता दूँ चले, ट्रिप टिकट अभी रिक्वायर्ड नहीं है। ट्रिप टिकट की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं तो। अपनी गाड़ी में अगर जा रहे हैं जो कि बैंक से मॉर्गेज नहीं है, आपके नाम पर है, ठीक है। तो जिसकी गाड़ी आप यूज़ कर रहे हैं, जिसकी गाड़ी आप लेके जा रहे हैं, तो उस बंदे से आप कहेंगे ट्रिप टिकट अप्लाई करें। ट्रिप टिकट अप्लाई करने के बाद जो टूर सर्टिफिकेट बनता है ना, वो टूर सर्टिफिकेट वो आपके नाम पे इशू कराए जो उनकी गाड़ी यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे मेरी गाड़ी है और मेरा भाई या मेरा दोस्त गाड़ी लेके जाना चाह रहा है, तो मैं ट्रिप टिकट अप्लाई करूँगा, ठीक है। ट्रिप टिकट गाड़ी के नाम पर जो भी होगा, टूर सर्टिफिकेट पे मैं अपने भाई का या अपने दोस्त का नाम मेंशन करवाऊँगा। उसके लिए मुझे आरटीए के ऑफिस, कोई भी हैप्पीनेस सेंटर जो आरटीए का बरशा वाला या डेरा वाला, वहाँ विज़िट करना पड़ेगा। आप कहेंगे जी ये ट्रिप टिकट मैंने बनवा लिया है, ये टूर सर्टिफिकेट है, लेकिन जो टूर सर्टिफिकेट में जो ट्रैवलर हैं जो गाड़ी को ड्राइव करके लेके जाएंगे वो सो इन सो है, मेरा भाई है या मेरे दोस्त है, आप इसका नाम मेंशन कर दें। उनकी वैलिड एमरेट्स आईडी और वैलिड यूई के लाइसेंस आपको ले जाना पड़ेगा। आप अपना टूर सर्टिफिकेट इशू करवा कर उनकी गाड़ी ले जा सकते हैं। ये जो रूल्स है जो लोगों ने फेस किए वो मैं आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एक नूर मोहम्मद भाई का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन, प्लीज़ माय फ्रेंड इन ड्राइवर वीज़ा, हाउ कैन ही अप्लाई फॉर सऊदी विजिट वीज़ा एंड हाउ मैनी डेज द प्रोसेस, एनी आइडिया प्लीज़। नूर मोहम्मद भाई, आप ई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ प्रोफेशन आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, सेल्स मैनेजर का या कुछ भी सिलेक्ट कर लें, वो वीज़ा आ जाता है, तो उसमें ऐसा कोई इशू होता नहीं है, तो आप इजीली जा सकते हैं उसमें। और जहाँ तक रही वीज़े की बात, तो वीज़ा भाई विद इन अ मिनट वीज़ा आपकी ईमेल पर आ जाता है। अच्छा, उसके बाद एक और सवाल है मेरे भाई का। ये सवाल भी मुझसे बारहा पूछा गया है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने नहीं सुना वो यहाँ सुन लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सवाल कर रहे हैं दानिश जावेद चीमा साहब, कार कौन से मॉडल से कौन से मॉडल तक के लिए जा सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 2009 2010। देखें भाईजान, जो मॉडल का है ना वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं जिस गाड़ी पे गया था अपनी वो 2006 का मॉडल था, और जब मैं दोस्त के साथ कतर गया था तो उनका भी सिमिलर ही मॉडल था, 2005 2004 का मॉडल था। तो गाड़ी के मॉडल का कोई इशू नहीं है, अनटिल अनलेस आपकी गाड़ी प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि आपको काफ़ी लंबा ट्रैवल करना है, क्योंकि सऊदीया वाकई में मतलब ट्रैवल आप 12 घंटे आप कंटिन्यू कर रहे होते हैं, तो गाड़ी ज़ाहिर सी बात हीटअप भी होती है। तो उस सिलसिले में आपकी गाड़ी प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए ताकि आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर प्रॉब्लम हो गई ना भाई, वहाँ सहरा में बाज़ मरतबा ना रिकवरी वाले होते हैं, ना कोई पेट्रोल स्टेशन होता है, तो गाड़ी वाले भी अगर मर्जी पाने तो रुक जाते हैं, वरना तो आपको बहुत मसले मसाइल का सामना हो सकता है। अच्छा जी, एक और सवाल है, वो है भाई अफ़ान खालिद का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन्फॉर्मेटिव वीडियो इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर विच आई एम अनेबल टू गेट द आंसर फ्रॉम इंटरनेट। दिस इज़ अ सिनेरियो, माई पेरेंट्स आर प्लानिंग टू विजिट Dubai and then go to Saudi from here, and they want me to go to Saudi as well. Both my parents have valid visa for Dubai and Saudi. Can I take my parents to Saudi with me in a car? I'm the only one having an Emirates ID and I'll be driving the car. Please, if you can answer. भाईजान, इनको मैं जवाब दे चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन मैं यहाँ भी बता दूँ क्योंकि इस तरह का सवाल काफ़ी लोगों ने किया है कि जी हमारे पेरेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, उनके पास यहाँ का विज़िट वीज़ा है, सऊदी का उम्रे का वीज़ा है, तो हम जा सकते हैं उनको लेके। और अभी पिछले लास्ट क्वेश्चन में इसी तरह का एक सवाल था। बिल्कुल भाई, आप लेके जा सकते हैं, बट ये है कि अगर उनका खाली उनका यूएई का विज़िट वीज़ा है, रेजिडेंस वीज़ा नहीं है, तो उनकी जो आप एग्ज़िट है वो आप शो करवाइएगा सऊदीया से। या अगर उनका यूएई का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है तो फिर कोई इशू नहीं है, आप बोल सकते हैं कि जी वापस वो यूएई के अंदर आएंगे। और अगर उनका रेजिडेंस वीज़ा है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका आप डायरेक्ट सऊदी का ई वीज़ा निकलवाएं, जो कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा निकल रहा है रेजिडेंस के लिए। अच्छा भाई, ये चंद सवाल तो बहुत सारे हैं, और मैं अगर उसकी तफसील में जाऊँगा तो बहुत सारे मतलब है ना, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बहरहाल ये चीज़ें वो थी जो मुझसे कभी भी पूछी जा रही हैं, तो आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ। ये अगर आप वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं, आपका यूएई का या जीसीसी का कहीं का भी रेजिडेंस वीज़ा है, आप ये वीडियो जीसीसी में कहीं भी दिख रहे हैं, आपको सिंपल यूएई सऊदी का ई वीज़ा अप्लाई करना है। पर्टिकुलरली अगर आप यूएई से ट्रैवल कर रहे हैं, यूएई अप्लाई करने के बाद अभी आपको कोई पेपर नहीं चाहिए। पहले इन्होंने ट्रिप टिकट
लोगों से मांगना शुरू किया था, टोल सर्टिफिकेट भी। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं तो कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो यूएई वालों ने जो मुझे पता चला है, अच्छा उसमें भी थोड़ा सा है ना, मतलब वो है, मुझसे तो उन्होंने चार्ज नहीं किया। ये जिस तरह आप ओमान जाते हैं तो यूएई बॉर्डर पे आपसे 30 से 35 दिरहम चार्ज किए जाते हैं पर पर्सन। तो मैं जब जून में गया था कतर, मुझसे नहीं चार्ज किया यूएई ने। जब मैं सितंबर में गया उम्रे के लिए, फिर भी मुझसे चार्ज नहीं किया। उसके बाद काफ़ी लोग गए, जब ई वीज़ा स्टार्ट हुआ नहीं चार्ज किया। लेकिन अब ई वीज़ा स्टार्ट होने के 1 से 1.5 महीने बाद इन्होंने लोगों से एग्ज़िट की फ़ीस चार्ज करना शुरू कर दी थी। उसमें भी लोगों का मिला-जुला जवाब था। मैंने जो लोग हैं उनसे पूछा, किसी ने कहा जी हमसे चार्ज किया है, किसी ने कहा जी हमसे चार्ज नहीं किया। तो मतलब ये है कि वो आपसे पैसे ले भी सकते हैं पर पर्सन एग्ज़िट के, और नहीं भी ले सकते, ये डिपेंड करता है उन पे। लेकिन आपको कोई ट्रिप टिकट या टूर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये वो सवाल है जो मुझसे पूछे थे मेरे जहन में। सवाल ये कि जी सऊदीया में एंटर करने के बाद या उससे पहले हम पेट्रोल वगैरह गाड़ी में कितना रखें। देखिए ये मैं चीज़ अपने पहले वीडियो में एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। दुबई से तकरीबन 5 घंटे का रास्ता है यूएई बॉर्डर का। तो रास्ते में काफ़ी पेट्रोल स्टेशन आते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि जो अपनी गाड़ी का टैंक है ना आप फुल रखें, क्योंकि एक पॉइंट के बाद जगह का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, अबू धाबी से एग्जिट करते हैं ना आप, तो वहाँ पे कोई पेट्रोल स्टेशन नहीं आता यूएई के सऊदी के बॉर्डर तक या यूएई के बॉर्डर तक। तो बहरहाल अपना टैंक फुल रखें आप। 500 एक टैंक में मेरे ख्याल से 500-600 किलोमीटर गाड़ी इजीली जा सकती है, क्योंकि अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं कि कांस्टेंट स्पीड से, तो इतना पेट्रोल जो कंज्यूम नहीं होता। तो बहरहाल जब एग्जिट करते हैं सऊदीया, अब यहाँ से अब यूएई में जब आप एग्जिट करेंगे तो वहाँ कैमरा लगा हुआ है, तो आपकी जो नंबर प्लेट है वो ऑलरेडी स्कैन हो जाएगी। वो आपसे गाड़ी का मुल्किया पूछेंगे, आप मुल्किया देंगे उनको, आप कॉपी करा के दे लें। ये एक सवाल था कि डिजिटल जो एक कार्ड वाला आता था या जो इलेक्ट्रॉनिक जो आ रहा है, तो मैंने तो डिजिटल जो था कार्ड वाला वो नहीं लिया था, जो इलेक्ट्रॉनिक था उसकी मैं कॉपी करा के रखी हुई थी, वो मैंने उनको शो की। तो उन्होंने मुझे एक पर्ची दे दी, पूछा कितने नंबर ऑफ पर्सन है, तो मैंने बता दिया इतने। तो उन्होंने मुझे एक पेपर पर लिख कर दिए थे, वो पर्चा मैंने अपने पास रखा। फिर होती है इमिग्रेशन। असल में शुरू में यूएई में एक दो काउंटर खाली होते हैं, उसमें आप देखते हुए जाएगा, जहाँ ग्रीन लाइट होती है वहाँ आपको जाके रुकना है। फिर आपके पास नेक्स्ट काउंटर आएगा जी, वो आपसे पासपोर्ट मांगेगा, एग्ज़िट की स्टैंप लगाएगा, पैसे चार्ज करने होंगे पैसे चार्ज कर लेंगे वो, तो आप यहाँ से एग्ज़िट कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप सऊदी बॉर्डर में इंटर होते हैं, वो भी सबसे पहले आपसे गाड़ी के मुल्किया मालूम करते हैं। गाड़ी का मुल्किया मालूम करने के बाद वो पूछेगा नंबर ऑफ पर्सन, सेम जो क्वेश्चन यूएई वालों ने किया था, वो आप लिख कर दे देगा आपको एक पर्ची कि इतने नंबर ऑफ पर्सन है। नेक्स्ट आपका इमिग्रेशन का होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ई वीज़े पर जा रहे हैं, फैमिली के साथ हैं, तो फैमिली के लिए लेफ़्ट साइड पर अलग से रूम है बायोमेट्रिक के लिए, और जो बैचलर जा रहे हैं दोस्त यार, उनके लिए राइट साइड पे है अलग से। आप बायोमेट्रिक कराएंगे, बायोमेट्रिक कराने के बाद आपका जो नेक्स्ट काउंटर आएगा वो कस्टम का आएगा। कस्टम में आपकी गाड़ी वो चेक करते हैं। सब मुझसे तो उन्होंने नहीं पूछा था, सब पूछा बस क्या गाड़ी में सामान है, फैमिली है, और इसमें क्या कपड़े हैं, आप जाओ, ठीक है। उसके बाद दो ऑप्शन है। मुझे उन्होंने कहा था कि जी आप सीधे चले जाएं, लेकिन मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका था जून में, तो मैं डायरेक्ट जो गाड़ी स्कैन होती है वहाँ ला के लाइन में लग गया था। तो बाद में बहरहाल वो आए कि जी आपको हमने डायरेक्ट जाने के कहा था फैमिली के साथ, तो आप, मैं बगैर गाड़ी स्कैन कराए फिर मुझे उन्होंने परमिशन दे दी जाने की। जब आप सीधे जाएंगे, अच्छा इस यहाँ पर भी आपको मिलेगा इंश्योरेंस का काउंटर। अच्छा इंश्योरेंस भी है ना, वो ऑप्शनल है, आपको इंश्योरेंस करवानी, ठीक है, नहीं करवानी तो नहीं करवाएं, लेकिन मेरी एडवाइस है आप करवाएं इंश्योरेंस। वहाँ कार्ड के थ्रू आपको पेमेंट करनी, वो भी आपसे गाड़ी का मुल्किया पूछेगा, आपको गाड़ी का मुल्किया देना उसको, वो आपको इंश्योरेंस दे देगा बना के 1 वीक की, 2 वीक्स की, 1 मंथ की, 1 ईयर की। मैंने 1 वीक की कराई थी, लेकिन 2 वीक्स स्टे किया था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई थी। फिर आप जाएंगे तो आपको लास्ट काउंटर आएगा, वहाँ आपसे जो पर्ची आपको शुरू में दी थी ना कितने लोग हैं, वो आपसे पर्ची ले लेगा, उस पर स्टैंप लगाएगा। नाउ आप इंटर हो गए सऊदीया में। अब जैसे आप सऊदीया में इंटर होंगे, राइट साइड पे पेट्रोल स्टेशन है। सबसे पहले गाड़ी का टैंक आपको फुल कराएं। गाड़ी का टैंक फुल कराने के बाद अगर आपको भूख लग रही है, रेस्टोरेंट भी बना है वहाँ पे, कैफेटेरिया भी बना है, नमाज का टाइम है तो नमाज़ पढ़ें। उसके बाद क्योंकि आपको जब जाना है, उसके बाद दो रास्ते हैं। आपको ब्रिज से अगर लेफ़्ट लेना है तो आप रियाद की तरफ जाएंगे, जो कि तकरीबन 4 घंटे 5 घंटे कंटिन्यू ड्राइव की एक रोड है। उसमें मेरे नहीं ख्याल, मुझे याद नहीं कोई पेट्रोल स्टेशन आता है। शुरू में तो आएगा या लास्ट में आएगा, दरमियान में नहीं आता। वो बिल्कुल
स्ट्रेट रोड है टुवर्ड्स रियाद। अगर आपका कोई रिलेटिव रियाद है, अगर आप उसके साथ स्टे करना चाह रहे हैं तो आप उस रोड को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस नहीं करूँगा अगर आपको कोई रिलेटिव वहाँ नहीं है। उसकी वजह यह है मेरे भाई, नंबर 1, रियाद में अगर आप स्टे करेंगे तो वहाँ जो होटल्स हैं वो काफ़ी महंगे हैं और इतने अच्छे भी नहीं हैं, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जब मैं वापसी आ रहा था तो एक होटल में स्टे किया था, क्योंकि होटल वहाँ फुल थे और बहुत ही एक अजीब से होटल में रुकना पड़ा था। लेकिन हम ये समझें सुबह वो फ़ौरन वहाँ से निकले थे, वहाँ रुकना बड़ा मुश्किल हो रहा था। होटल इतने अच्छे भी नहीं हैं और जो अच्छे हैं वो फुल ही होते हैं वहाँ पर और महंगे भी होते हैं। ठीक है, अगर तो आपको डायरेक्ट जाने का इरादा है तो आप रियाद के रोड से चले आएँ, किसी भी रोड से मक्का मदीना चले आएँ, वो कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आपको स्टे करते हुए जाना है होटल में तो आप जो मैं आप बताऊंगा वहाँ पर रुकें। अगर आपका रिलेटिव कोई रियाद में है रिश्तेदार तो आप उनके पास जाकर रुक सकते हैं। दूसरा रोड जा रहा है मेरे भाई सीधा हुफूफ की तरफ। हुफूफ के राइट साइड पे कतर है, स्ट्रेट जाएंगे बहरीन है, लेफ्ट साइड पे मक्का मदीना और हुफूफ का एरिया है। बॉर्डर से आपको वहाँ पहुँचने में तकरीबन 3 घंटे लगेंगे और बॉर्डर से आपको रियाद पहुँचने में तकरीबन 5 घंटे लगेंगे। तो बेहतर ये है कि आप हुफूफ जाएँ, प्रॉपर सिटी है, होटल्स वहाँ सस्ते हैं, होटल के साथ मसाजिद भी करीब करीब ही बनी हुई है, रेस्टोरेंट भी बने हुए। मैंने वहाँ स्टे किया था एक रात और फिर वहाँ से आप अगर मदीना या मक्का के लिए जाना चाहें तो तकरीबन 10 घंटे आपको रियाद से भी लगेंगे, 10 घंटे आपको तकरीबन वहाँ से भी लगेंगे, तो आप जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर रुकने का एक पॉइंट। अब जो लोग जा रहे हैं मक्का के लिए मेरे भाई आपको एहराम बांधना है ताइफ की तरफ से। इसमें अगर गलती हो आप अपने तौर पे किसी और में कराम से चेक कर लीजिएगा। हरम की हदूद में जाने से पहले आपको एहराम बांधना है, क्योंकि मुझे एक भाई ने कॉल की थी कि यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं होटल में जाऊँ, आराम से एहराम बांधूँ, फिर वहाँ से मस्जिद आयशा जाऊँ और फिर उम्रे के लिए आऊँ। ऐसा नहीं है मेरे भाई, खाने काबा जो है हरम की हदूद में दाखिल होने से पहले आपको एहराम बांधना है, वरना आप पर दम लाजिम हो जाता है। ठीक है ना, ये वो चीज़ें जो मैंने उलमा कराम से सुनी, अगर मैं गलत हूँ तो उसके लिए माजरत, आप अपने तौर पर भी चेक कर लीजिएगा। और अगर मैं स्पीड में बोल रहा हूँ तो उसके लिए भी माजरत। ठीक है, तो आप क्योंकि मैं मदीना गया था और जब भी अल्लाह का शुक्र जाना होता है तो मैं पहले मदीना ही जाता हूँ, उसके बाद वहाँ से आराम बांध के मक्के के लिए आता हूँ। ठीक है, या दूसरा ऑप्शन ही कि आप ताइफ भी जा सकते हैं, ताइफ में रुकें। ताइफ के बाद एक मिकाद आती है ताइफ में, जो वहाँ से आप आराम बांध के उम्रे के लिए जा सकते हैं। इसमें अगर कुछ गलती हो तो इस चीज़ को आप छोड़ दीजिएगा, वीडियो और यूट्यूब पे जो उलमा कराम उनकी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं गया था मदीना, तो मेरे ख्याल से मदीना वाली बात है, इसको आप ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि मक्के वाली बात मुझे नहीं पता है आराम आप किस तरीके से बांधे, कहाँ से बांधेंगे। तो अब मैं गया था मदीना। मदीना में सबसे पहला जो सब लोग सवाल करेंगे जी होटल और पार्किंग। अच्छा देखें जी, होटल जो है आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और वहाँ जाके भी बुक कर सकते हैं। तो मैंने तो वहीं जाकर बुक किया था और पार्किंग की बात भी मैंने वहीं पर ही की थी। ऑनलाइन का ऑप्शन ये होगा कि अगर आप बुक कर लेंगे तो पार्किंग देने में आपको हो सकता है मना कर दें, लेकिन अगर आप वहीं जाके बुक करेंगे तो मैंने उनसे बात की थी कि मुझे जी पार्किंग दें, तो एक होटल ने कहा था जी 50 रियाल पर नाइट हम चार्ज करेंगे। तो मैं एग्री था, लेकिन उनके पास वो रूम नहीं था जिस तरह का मुझे चाहिए था। तो मैं एक दूसरे होटल में गया जो हरम के करीब में ये, उन्होंने मुझे पार्किंग फ्री में भी दे दी थी और मुझे 225 पर नाइट के हिसाब से मदीना में होटल मिला था, तो मुझे पार्किंग बेसमेंट में फ्री मिल गई थी। तो ये वहाँ का सिनेरियो है। अब वहाँ के लिए खाना, मदीना थोड़ा सा एक्सपेंसिव वहाँ पर चीज़ें हो गई हैं। इवन अगर आप इमारात में भी रहते हैं ना तो आपको वहाँ की चीज़ें एक्सपेंसिव लगेगी, ये मैंने भी फेस किया है। ये नहीं कि हरम की हदूद में अगर आप जो वहाँ एक बंगाली मार्केट है वहाँ पर भी जाएंगे वहाँ भी आपको चीज़ महंगी लगेगी। तो वहाँ पर खाने पीने का ये है कि आप या तो अगर आप, मैंने बताया था, अगर आप छोटे सा जो इलेक्ट्रिक ओवन हो तो वो ले जा सकते हैं। ख़ुद घर में कुकिंग करनी है तो आप कर लें, क्योंकि लोग ज़्यादातर इबादत के लिए जाते हैं तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खाना वगैरह बनाए। तो बहरहाल वहाँ चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं, तो थोड़ा सा अगर आप आगे पीछे दूसरे जो हरम के दूसरे बाहर जाएंगे वो थोड़ी सी चीज़ें आपको सस्ती मिल जाएंगी। अच्छा, इसके बाद अगर आप मदीना में हैं तो आपको जराजो जन्नत के लिए एक एप्लीकेशन है एतमरना एप्लीकेशन से आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। लेडीज़ की अपॉइंटमेंट थोड़ा डिले मिलती है, उसकी वजह ये है कि वहाँ उनके लिए टाइम कम है और जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं। जेंट्स की अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है। तो अगर आप अभी से ट्रैवल करना चाह रहे हैं एक हफ़्ते बाद, तो एतमरना आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, अपने वीज़े की डिटेल वहाँ आपको मेंशन करनी है, पासपोर्ट नंबर, अपना नाम, और वहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा कौन सी तारीख को आपको राजो जन्नत में अपॉइंटमेंट मिलेगी।
ये हो गई भाई दूसरी बात। उसके बाद जब आप हरम के लिए, मक्के के लिए रवाना होंगे, तो आप होटल से एहराम बांधें, ठीक है। और मस्जिद शजरा है जो कि मिकात है मदीना से जाने वालों के लिए, 15 मिनट या 12 मिनट की ड्राइव पर है मदीना से। आप मस्जिद शजरा में एहराम की नियत करें, मतलब एहराम तो बांधा हुआ होगा, नाफिल पढ़ें और वहाँ से निकल जाए मक्का के लिए। मक्का का रास्ता तकरीबन 4.5 घंटे का है, तकरीबन 5 घंटे लगा लें। मक्का जाने से पहले सबसे पहले जो आपको काम करना है भाई, आपको अपना होटल एडवांस में बुक करके जाना है। उसकी वजह यह है कि आप होंगे एहराम की हालत में, और एहराम की हालत में आप उम्रा करने से पहले जाएंगे, होटल देखना आप वो करेंगे, तो बेहतर ये कि आप पहले होटल बुक कर लें ऑनलाइन। मक्के में हो सकता है कि आपको पार्किंग के पैसे देने पड़ें, क्योंकि मैंने 100 रियाल पर नाइट पे किया था। मैंने स्टे किया था अंजुम होटल में, तो उन्होंने मुझसे 100 रियाल पर नाइट चार्ज किया था, और 300 पर नाइट मुझसे उन्होंने रूम का चार्ज किया था। मैं ये पैसे इसलिए बता रहा हूँ, लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि जी आप कितना एक्सपेंस हुआ, ठीक है। तो होटल मक्के जाने से पहले आप लाजमी होटल बुक कर लीजिएगा भाई, क्योंकि एहराम की हालत में आप सामान होटल में रखें और सीधा उम्रे के लिए रवाना हो जाए। और बहरहाल ये चीज़ें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। और दूसरी चीज़ एक और जो मुझसे पूछा कि जी आपका फ्यूल कॉस्ट कितनी आई, देखिए टोटल मेरा जो एक्सपेंस आया था वो 6500 के दरमियान आया था। मेरी जो गाड़ी थी वो 4.2 लीटर है, तो उसमें जो मेरा पेट्रोल की कॉस्ट आई वो तकरीबन 2800 आई है। उसकी वजह यह है कि मैं मदीना से खैबर भी गया था, फिर जाहिर सी बात है खैबर का रास्ता वहाँ से तकरीबन 2 घंटे का है। उसके बाद मैं मदीना में मतलब मुख्तलिफ जगहों पे मैंने विज़िट किया था, और वापसी पे मक्का, मक्का से फिर मैं ताइफ गया था। आप लोग भी मक्का से ताइफ जा सकते हैं। ताइफ के बाद फिर मैं रियाद गया था, रियाद से फिर मैंने वापसी की थी सऊदी अरब, सॉरी दुबई के लिए। तो ये वो चीज़ें थी जो मैंने एक समरी करके आपको बता दी है, ताकि जो लोग जा रहे हैं उनको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई प्रॉब्लम ना हो। और वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई है, और ये सब इसलिए कि भाई जो लोग जा रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको आपके तकरीबन जो आपके जहन में जो सवालात होंगे उसके जवाब आपको मिल चुका होगा। और इसके अलावा भी आपको कोई सवाल है तो मुझे बिल्कुल आप बताइएगा, मैं इंशाल्लाह जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको उसके लिए हेल्प आउट कर दूँगा। तो पार्किंग का भी इशू हो गया भाई। ट्रिप टिकट जो मोस्ट मानने वाला और पूछने वाला सवाल था, उसके लिए आपको ट्रिप टिकट नहीं चाहिए अभी। तो उसके अलावा अगर आप ज़ियारत की बात करें, मदीना से आप खैबर जा सकते हैं, लेकिन खैबर में आप जो एग्जैक्टली वो किला वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि वो भी आर्मी के कंट्रोल में और वो कंस्ट्रक्शन हुआ है, रेनोवेशन चल रही है। तो आप बदर के मकाम पे वहाँ से जा सकते हैं। उसके अलावा जो मदीना में जो क़िबलतैन मस्जिद है, मुख्तलिफ जो वहाँ पर ज़ियारत हैं, वहाँ पर आप विज़िट करें। अपनी गाड़ी है तो आप बहुत सारी जगहों पे, अपने जो खंदक का मकाम हो गया, वहाँ असल में चीज़ें बहुत सारी हैं आप, और जो डिटेल जो ज़ियारत की आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी जगहों पे पहले भी जा चुका था, और इस बार भी मतलब तमाम जगहों पे तो नहीं, लेकिन कुछ जगहों पे अल्हम्दुलिल्लाह जाना हुआ। तो जो लोग अभी तक नहीं गए, मैं उनको एडवाइस करूँगा कि जंगे बदर, जो बदर की जगह है वो उसको देख कर ज़रूर आएँ। वहाँ अलाउ नहीं है, लेकिन अगर आप एक दिल में एक वो होता है, आप बिल्कुल जाएँ, बदर के मकाम से होकर आएँ और खैबर के मकाम से भी होकर आएँ। खैबर में तो आप जा सकते हैं, वहाँ पर तो पहाड़ और वो मस्जिद भी आपको दिखेगी जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे थे जब जंग बदर हो रही थी या होने वाली थी। वो कुआँ भी जहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कुफ़ार को कत्ल करके फेंका था, वो कुआँ अभी कवर किया हुआ है। पहाड़ तो आपके सामने दिखेंगे आपको, जो कि आधे रेत के हैं और आधे पत्थर के हैं। तो जंग बदर लाजमी जो मकाम है उस लाजमी विज़िट करें। खैबर की वो जगह आप ज़रूर देखें जाकर। अब वहाँ ममनू है फ़िलहाल जाना, ऊपर जो जगहें हैं मैं चला ही गया था, मुझसे गलती हो गई थी, तो आर्मी वालों ने मुझे पकड़ लिया था। वो एक लंबा सीन है जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो समझ सकते हैं क्यों और किस तरीके से वहाँ से मैं निकला। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें थी भाई जो मैंने फ़ेस की, और मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को बताऊँ। ज़ियारत के लिए और भी बहुत सारे मकाम है, और अगर आप हिम्मत है आप जा सकते हैं। मैं नहीं गया, इंशाल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी तो मैं बिल्कुल जाऊँगा। जो हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो जगह है, वहाँ पर भी आप अगर हो सकते हैं तो आप अबवा का एक मकाम है, थोड़ा सा दूर है मदीना से, वहाँ पर आप ज़रूर जाइए। तो ये मकाम आप विज़िट करेंगे तो आपको एक हो पता चलेगा कि आप दीन आप तक इतनी आसानी तक नहीं पहुँचा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा कराम की कितनी कुर्बानियाँ हैं जो आज हम लोग कलमा पढ़ने वाले हैं। तो बहरहाल जब मक्के में जाएँ तो मेरे भाई जो गार हिरा है, अल्लाह ने अगर आपको हिम्मत दी है तो उस पे भी आप ज़रूर जाएँ ऊपर, आपको आइडिया होगा। ये गार सौर है, बहुत सारी जगहें हैं। तो बहरहाल
जब भी आएँ तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, और स्पेशली दुआओं की दरख्वास्त है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आखिर में बोलूँगा भाई, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। फिर कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।